हेलो गाइस, आज का टॉपिक है कॉलम बेसिस। स्टील कॉलम की फाउंडेशन ही कॉलम बेसिस कहलाती है। ये कॉलम बेसिस 3 प्रकार की होती है। पहली स्लैब बेस, दूसरी गस्टेड बेस और तीसरी ग्रिलेज फाउंडेशन। आज हम पहले स्लैब बेस के बारे में एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन के द्वारा इसके कंसेप्ट, इसके डिजाइन का प्रोसीजर आदि को समझाने का प्रयास करेंगे। तो अब हम एक क्वेश्चन लेते हैं जो कि स्लैब बेस के डिजाइन से रिलेटेड है। इस क्वेश्चन में की लैंग्वेज है डिजाइन ए स्लैब बेस ऑफ ए कॉलम हैविंग 2500 किलो न्यूटन एक्सियल लोड। Column consists of a ISWB 300 at the rate of 48.1 kg per meter and 2 cover plates 360 by 20 mm. If bearing capacity of concrete is 4 Newton per millimeter square and of soil is 0.2 Newton per mm square. Permissible bending stress of base plate is 185 Newton per mm square. तो ये हमारे डाटा दिए हुए हैं स्लैब बेस से संबंधित। इससे रिलेटेड जो फिगर है, अब हम इस फिगर को लेते हैं जो कि इन्हीं डाटा पर आधारित है, इसके डिजाइन डाटा के ऊपर आधारित है। इस फिगर में पहले समझ लें कि कॉलम स्लैब बेस होता क्या है। स्लैब बेस एक कंक्रीट की स्लैब है और ये कंक्रीट की जो स्लैब है, इस स्लैब की मोटाई यहाँ पर ये दर्शाई गई है। इस स्लैब का जो टॉप प्लान में आकार है वो वर्गाकार है। तो वर्गाकार आकार की जिसकी गहराई ये होती है, इस तरह की एक स्लैब बेस होती है। इस स्लैब बेस के ऊपर एक बेस प्लेट रखी जाती है। फिर बेस प्लेट के ऊपर बीच में कॉलम स्थापित कर दिया जाता है मध्य में। इस कॉलम पर फ्लैंज के ऊपर कवर प्लेट लगी हो सकती है और नहीं भी हो सकती है। दोनों स्थितियां संभव है, जैसा प्रश्न में दिया गया हो। इस प्रश्न में आई सेक्शन के ऊपर दोनों फ्लैंजेस पर एक एक कवर प्लेट लगी हुई बताई गई है। इस कॉलम को बेस प्लेट के साथ कनेक्ट करने के लिए हम क्लीट एंगल का प्रयोग करते हैं और ये क्लीट एंगल का मैक्सिमम साइज जो है तो 150 बाई 115 बाई 12 mm होता है। हम उसी मैक्सिमम की ही सीमा रेंज में कोई सा एंगल, क्लीट एंगल उपयुक्त चुन सकते हैं। इसके साइज के आधार पर डिपेंड करता है। तो यहाँ कुछ हमने 100 बाई 10 mm साइज का क्लीट एंगल यूज किया हुआ है। ये क्लीट एंगल कभी कभी नहीं भी प्रोवाइड किए जाते हैं। तो ये हमारी स्लैब बेस की बनावट हुई, कंस्ट्रक्शन डिटेल हो गया। अब इसके बाद स्टार्ट करते हैं इसका डिजाइन प्रोसीजर। सॉल्यूशन, सबसे पहला स्टेप है डिजाइन ऑफ बेस प्लेट। तो बेस प्लेट का डिजाइन सबसे पहले करते हैं। इधर हम देखते हैं बेस प्लेट के ऊपर जो लोड आ रहा है वो कॉलम के द्वारा लोड आ रहा है, जो कि बेस प्लेट बियर कर रही है। बेस प्लेट के माध्यम से ये लोड कंक्रीट पर जा रहा है। कंक्रीट की बियरिंग कैपेसिटी हमको मालूम है, तो इसलिए बियरिंग कैपेसिटी के आधार पर हम बेस प्लेट का आवश्यक क्षेत्रफल पहले ज्ञात करते हैं। तो जो ये आवश्यक क्षेत्रफल ज्ञात किया गया है, सबसे पहला स्टेप एरिया ऑफ बेस प्लेट ही आता है। तो एरिया ऑफ बेस प्लेट बराबर होता है एक्सियल लोड ऑन कॉलम, कॉलम पर एक्सियल लोड बटे परमिसिबल बेंडिंग स्ट्रेस ऑफ कंक्रीट। तो कॉलम पर जो एक्सियल लोड है वो दिया हुआ है 2500 किलो न्यूटन। इसको न्यूटन में कन्वर्ट कर लिया। इसकी कंक्रीट की परमिसिबल बियरिंग स्ट्रेस से हमने भाग लगा दिया। तो ये रिक्वायर्ड एरिया आ गया 625,000 mm स्क्वायर। इसके बाद हम ये देखते हैं कि हमको बेस प्लेट वर्गाकार बनानी है या आयताकार बनानी है, यानी स्क्वायर या रेक्टेंगुलर। ये डिपेंड करता है कि जो कॉलम यूज दिया गया है वो कॉलम के साइज क्या है। कॉलम में आप देख लें कवर प्लेट की चौड़ाई कितनी है। इस प्रश्न में ये कवर प्लेट की चौड़ाई 360
मिलीमीटर ये प्रश्न में दी गई है। और इधर आई सेक्शन की जो गहराई है वो 300 मिलीमीटर दी गई है। इसके ऊपर 20 मिलीमीटर की एक कवर प्लेट इधर लगी है, 20 की कवर प्लेट इधर लगी है। टोटल गहराई हमारी गर्डर की कवर प्लेट सहित हो गई 340 मिलीमीटर। तो इस साइड में टोटल गहराई हमारे कॉलम की 340 मिलीमीटर है और इस साइड में टोटल चौड़ाई जो है 360 मिलीमीटर है। ये दोनों वैल्यूज लगभग बराबर हैं, इसलिए जो आधार प्लेट चुनी जाएगी वो स्क्वायर प्लेट ही चुनी जाएगी, यानी वर्गाकार प्लेट का चयन करेंगे। अब जब हमने एरिया याद कर लिया है यहां पर, तो एरिया से इसकी भुजा निकाल लेंगे। स्क्वायर प्लेट के केस में अंडर रूट एरिया करके ये भुजा निकल आती है। तो अंडर रूट किया हमने इस एरिया का अंडर रूट करने पर ये आया 790.56 मिलीमीटर। इसको हम सेफर साइड में राउंड अप कर लेते हैं। तो इस तरह से बेस प्लेट जो प्रोवाइड की जाएगी वो होगी 800 मिलीमीटर बाई 790 था, उसको हमने 800 मान लिया। तो 800 मान लिया तो प्रत्येक भुजा 800 मिलीमीटर की हो गई, इसलिए उसका साइज हो गया 800 मिलीमीटर बाई 800 मिलीमीटर की बेस प्लेट हो गई। अब इसके बाद टोटल डेप्थ ऑफ बीम की कुल गहराई अभी हमने पीछे निकाल बताया था 300 प्लस 2 गुणे 20 यानी 340 मिलीमीटर, ये तो टोटल डेप्थ थी। इसके बाद दोनों साइड में प्रोजेक्शन ज्ञात करने होंगे। प्रोजेक्शन जो ज्ञात करने हैं, पहले प्रोजेक्शन का कंसेप्ट यहां एक बार फिर से देख लें इस चित्र में। ये हमारा इधर से 360 मिलीमीटर था। इसके बाद इधर प्लेट हमारी फ्री बाहर को निकली हुई है, इसी तरह से इतनी बेस प्लेट बाहर को निकली हुई है। यही दूरी जो है ये प्रोजेक्शन कहलाती है। जितना ये कॉलम के द्वारा दबा हुआ हिस्सा है उसको छोड़ करके बाकी जो फ्री एरिया है, जो हमारा कॉलम के से कवर्ड नहीं है, मुक्त है सिरा लंबाई, उसी को हम ये प्रोजेक्शन बोलते हैं। तो इधर से प्रोजेक्शन इतना हो गया यहाँ से, और सिमेट्री के हिसाब से ये दोनों की डिस्टेंस बराबर रखी जाती है। तो इस तरह से ये वाला प्रोजेक्शन देखिए, यहीं पर एक बार निकाल के देख लीजिए। ये टोटल डिस्टेंस आपको मालूम है 800 मिलीमीटर है। बीच में ये 360 मिलीमीटर का हम माइनस कर दें। इसको माइनस करके हम जो बची हुई दूरी होगी उसमें 2 का भाग लगा करके ये दूरी की गणना कर लेते हैं। तो ये दूरी इधर से हमारी 220 मिलीमीटर आ जा रही है। इधर से हम गणना देखें, ये 340 हो गया कवर प्लेट से, टोटल 800 ये भी है। 800 में 340 पहले घटा दो, बचा हुआ जितना है उसका हाफ ऑफ कर दो, तो एक सिरे की दूरी आ जाएगी। ये निकल के आती है 230 मिलीमीटर। अब यही चीज यहाँ स्टेप में दर्शाई हुई है, जरा देखें। बिगर प्रोजेक्शन कितना है, बड़ा वाला प्रोजेक्शन 800 माइनस 340/2 बराबर 230 मिलीमीटर, और छोटा प्रोजेक्शन स्मॉल बी इसको रिप्रेजेंट करेंगे 800 माइनस 360/2 बराबर 220 मिलीमीटर। इस तरह से दोनों डायरेक्शन के ये प्रोजेक्शन हमको ज्ञात हो गए। इनको ए और बी के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। अगला स्टेप होता है हमारा एक्चुअल प्रेशर इंटेंसिटी एट द बॉटम ऑफ द बेस प्लेट। बेस प्लेट के तली पर वास्तविक दाब तीव्रता कितनी है, वो कैसे निकालेंगे कि टोटल लोड ऑन द बेस प्लेट डिवाइडेड बाय द एक्चुअल एरिया ऑफ बेस प्लेट। तो एक्चुअल लोड ऑन, ये एक्सियल लोड ऑन कॉलम बटे एक्चुअल एरिया ऑफ बेस प्लेट। तो एक्चुअल लोड तो दे ही रखा है, और ये एक्चुअल एरिया जो हमने भुजा मान ली है बेस प्लेट की 800 मिलीमीटर बाई 800 मिलीमीटर, तो उसी से एरिया निकालेंगे। तो इसको मल्टीप्लाई करके एक्चुअल एरिया निकाल दिया, इससे भाग लगाएंगे तो ये हमारा 3.9 आ गया। तो जबकि कंक्रीट की जो हमारी परमिसिबल स्ट्रेस थी वो 4 थी, 4 न्यूटन पर। ये उससे थोड़ी कम ही आती है, इसलिए ये 3.9 कैलकुलेट होकर के आई, क्योंकि एरिया हमने थोड़ा बढ़ा। इसके बाद हम ज्ञात करेंगे थिकनेस ऑफ बेस प्लेट टी। इसके लिए आइस कोड का जो फार्मूला दिया हुआ है वो है 3W/σ bs ब्रैकेट में a² - b² बाई
4। यहाँ पर हमने स्मॉल w का मान ये यहाँ पर ज्ञात कर लिया है, जिसका मान 3.9 है, और स्मॉल a और स्मॉल b ये हमारा बड़ा प्रोजेक्शन है, ये छोटा प्रोजेक्शन है। तो ये बड़ा प्रोजेक्शन हमने निकाला है 230 मिलीमीटर और छोटा प्रोजेक्शन निकाला है हमने 220 मिलीमीटर। इसके बाद ये सारी वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे और सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके इसका मान हम निकालेंगे। ये निकल करके आया 50.79 मिलीमीटर, इसको हमने 52 मिलीमीटर मान लिया। इस प्रकार बेस प्लेट का जो ओवरऑल साइज हो गया वो 800 मिलीमीटर बाई 800 मिलीमीटर बाई 52 मिलीमीटर का हुआ। तो ये बेस प्लेट प्रयोग की जाएगी। इस तरह से बेस प्लेट का डिजाइन हमारा कंप्लीट हुआ। बेस प्लेट की डिजाइन के बाद अब हम बेस प्लेट के नीचे जो कंक्रीट ब्लॉक होता है या कंक्रीट स्लैब होती है उसका डिजाइन करेंगे। तो कंक्रीट बेस स्लैब, इस बेस स्लैब के डिजाइन के लिए जो कॉलम का लोड है पहले उसको हम नोट करेंगे। कॉलम का लोड ये हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है। इसके बाद कंक्रीट स्लैब का जो वेट है वो आईएस कोड की रिकमेंडेशन के अनुसार कॉलम लोड का 10% लिया जाता है। तो यही हम कॉलम लोड का 10% ले लेते हैं। इसको कैलकुलेट कर लिया, इतना गया। इस तरह से हमने ये दोनों वेट जोड़ लिए, यानी कॉलम का लोड और कंक्रीट स्लैब का लोड, ये दोनों लोड जोड़ करके टोटल लोड हमारा ये आ गया। इस तरह से टोटल वेट ऑन दी सॉइल ये निकला। जब टोटल वेट हमने निकाल लिया मिट्टी पर कितना आ रहा है कंक्रीट की बेस स्लैब के ऊपर, तो इसका बेस कितना होना, बेस एरिया कितना होना चाहिए। तो एरिया ऑफ कंक्रीट स्लैब हम निकालेंगे फिर इस फार्मूले से, लोड ऑन सॉइल, मिट्टी पर कुल भार जो कि यहाँ पर हमने निकाला हुआ है, बटे बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। तो जब बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल ये हमारी वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है, तो ये क्वेश्चन में वैल्यू दी है, इसको हमने सब्स्टिट्यूट करके यहाँ पर ये लोड कैलकुलेट कर ली, ये एरिया कैलकुलेट कर लिया। ये एरिया मिलीमीटर स्क्वायर में आया और इसकी वैल्यू ये है। इसके बाद हम चूंकि जो हमने बेस प्लेट ली थी वो स्क्वायर ली थी, मैंने वर्गाकार ली थी, तो उसके नीचे जो कंक्रीट ब्लॉक बनाएंगे वो भी हमें वर्गाकार बनाना होगा। तो इसे वर्गाकार बनाने के लिए हम इसकी भुजा जो निकालेंगे वो L बराबर अंडर रूट ये एरिया कर देंगे। जो एरिया निकाला है ऊपर हमने, इसी एरिया का वर्गमूल करेंगे तो ये हमारी भुजा ज्ञात हो जाएगी। तो इसका वर्गमूल करने पर हमको 3708 मिलीमीटर की संख्या प्राप्त होती है, यानी भुजा की लंबाई। इसे हम राउंड फिगर में राउंड अप करके हमने 38 माना हुआ है, तो 3800 मिलीमीटर ये यहाँ पर हो गया। तो ये दोनों भुजाओं का मान 3800 मिलीमीटर हो गए। इस तरह से कंक्रीट स्लैब का जो वर्गाकार भुजाओं का आकार है वो 3800 बाई 3800 का हुआ। अब इसकी मोटाई ज्ञात करने के लिए इसके बाद डिजाइन ऑफ कंक्रीट बेस स्लैब, यानी जो बेस प्लेट के नीचे कंक्रीट ब्लॉक रखा होता है उसका डिजाइन करेंगे। उसके डिजाइन के लिए सबसे पहले लोड ऑन कॉलम जो कि क्वेश्चन में दिया है उसे नोट कर लेंगे। इसके बाद कंक्रीट ब्लॉक का अपना भार, ये आईएस कोड की रिकमेंडेशन के अनुसार 10% लिया जाता है कॉलम लोड का। तो जो कॉलम का लोड दिया हुआ है उसी का 10% जो है इसे हम कैलकुलेट कर लेते हैं फॉर द डिजाइन पर्पज, क्योंकि एक्चुअल लोड तो बाद में ज्ञात होता है। तो ये हमने 10% लोड कैलकुलेट कर लिया, ये आ गया। इस तरह से मिट्टी के ऊपर यानी सॉइल के ऊपर टोटल वेट ऑन सॉइल, ये हम कॉलम लोड प्लस कंक्रीट ब्लॉक का वेट दोनों को जोड़ देंगे, ये टोटल वेट ये आ गया, यानी ये वैल्यू हो गई। जब टोटल वेट हमने ये कैलकुलेट कर लिया तो यहाँ पर कंक्रीट ब्लॉक का बेस एरिया, क्योंकि ये कंक्रीट ब्लॉक मिट्टी के ऊपर टिका हुआ है, मिट्टी की एक भी अपनी बियरिंग कैपेसिटी है और उस बियरिंग कैपेसिटी के लिए कंक्रीट ब्लॉक का एरिया इतना कम से कम होना चाहिए जिससे कि वास्तविक दाब तीव्रता बियरिंग कैपेसिटी से ज़्यादा
न होने पाए। तो इसलिए हम जो कंक्रीट ब्लॉक का एरिया निकालते हैं वो निकालते हैं लोड ऑन सॉइल, यानी मिट्टी पर जो कुल भार है उसमें बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल से डिवाइड करके ये इसका रिक्वायर्ड एरिया ज्ञात कर लेते हैं। तो ये हमारा लोड ऑन सॉइल ये हमने यहाँ निकाला हुआ है, लोड ऑन सॉइल ये निकाला हुआ है, बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल ये दी गई है, प्रश्न में दिया है, इससे हमने इसका एरिया ये निकाल लिया। तो ये एरिया हो गया हमारा कंक्रीट ब्लॉक का, यानी कंक्रीट स्लैब का। अब हमने चूंकि बेस प्लेट वर्गाकार मानी थी तो कंक्रीट ब्लॉक को भी हमें वर्गाकार मानना पड़ेगा। वर्गाकार मानते हुए कंक्रीट ब्लॉक की जो भुजा होगी वो बराबर होगी इसी एरिया का वर्गमूल निकालने से जो है उसकी भुजा ज्ञात हो जाती है। तो इसी क्षेत्रफल का अंडर रूट ले लीजिए तो ये हमारा भुजा ज्ञात हो जाएगी। इस तरह से इट्स साइड L इज इक्वल टू अंडर रूट इतना, और ये कैलकुलेट होके आया 3708 मिलीमीटर। 3708 मिलीमीटर आया। इसको हमने सेफर साइड में 3800 मिलीमीटर भुजा मान ली, यानी हम जो कंक्रीट ब्लॉक बनाएंगे उसकी भुजा होगी 3800 मिलीमीटर बाई 3800 मिलीमीटर, दोनों भुजाएं यानी 3800 मिलीमीटर की हैं। तो इस तरह से ये हमारा कंक्रीट ब्लॉक का साइज निर्धारित हो गया। अब कंक्रीट ब्लॉक की मोटाई निर्धारित करना अभी शेष है। इसके लिए हम लोड डिस्ट्रीब्यूशन एंगल 45 डिग्री एज्यूम करते हैं, और लोड डिस्ट्रीब्यूशन एंगल 45 डिग्री एज्यूम करते हैं। इसको हम फिगर के द्वारा और अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। तो इस फिगर को फिर से देखें। ये हमारा कॉलम का लोड यहाँ आ रहा है। कॉलम का लोड हमारा बेस स्लैब के ऊपर, बेस प्लेट के ऊपर जो है ट्रांसफ़र हो रहा है। बेस प्लेट के माध्यम से ये लोड कंक्रीट ब्लॉक के ऊपर ट्रांसफ़र हो रहा है, और कंक्रीट ब्लॉक के माध्यम से ये लोड नीचे इसके जो सॉइल है उस सॉइल पर ट्रांसफ़र हो रहा है। तो इस तरीके से ये लोड हमारा ट्रांसफ़र होता है। यहाँ हमने इसका साइज इस आधार पर ज्ञात कर लिया है। अब हमको इसकी डेप्थ निकालनी है कि गहराई कितनी ली है। तो यहाँ देखिए ये बेस प्लेट हमारी जो रखी है उसकी ये भुजा स्मॉल एल है, और ये हमने जो कंक्रीट ब्लॉक की जो भुजा निकाली थी उसको कैपिटल एल से रिप्रेजेंट किया था, और ये 3800 आई है और ये हमारी 800 मिलीमीटर थी। तो इस तरीके से अगर हम ये प्रोजेक्शन इधर का निकालना चाहें तो ये बड़े आसानी से निकल जाएगा, क्योंकि ये पूरा 3800 में से ये 800 घटा दो, जितना बचे उसमें से 2 का भाग लगा दो, यानी हाफ कर दो, तो ये एक साइड की भुजा ज्ञात हो जाएगी। अब देखिए चूंकि यहाँ लोड डिस्ट्रीब्यूशन एंगल 45 डिग्री का है, यानी यहाँ से लोड डिस्ट्रीब्यूट होते हुए यहाँ किनारे तक ले जाते हैं, और ये यानी यहाँ तक ले जाते हैं, इतनी ही गहराई रखते हैं कि जिससे कि ये इस कॉर्नर तक आ जाए। इसके आगे ज़्यादा एक्स्ट्रा मोटाई नहीं रखी जाती। तो 45 डिग्री का कोण होने पर ट्रायंगल प्रॉपर्टी से हम ये जानते हैं कि ये दोनों भुजाएं बराबर होंगी। तो हम इसको अगर कैलकुलेट कर लें तो ये हमको ज्ञात हो जाएगा, क्योंकि ये इसके बराबर है। तो बस इसको इसीलिए हमने कैसे कैलकुलेट किया है, कैपिटल एल माइनस स्मॉल एल बटे 2 से ये भुजा ज्ञात हो गई, वही हमारी इसकी गहराई है। तो बस अब इसको सिंपली फार्मूला देख लीजिए। टेकिंग 45 डिग्री लोड डिस्ट्रीब्यूशन एंगल, डेप्थ ऑफ कंक्रीट स्लैब कैसे निकाली जाती है, डायरेक्ट एल माइनस एल बाई 2 से आप डायरेक्ट कर सकते हैं, जिसमें 3800 माइनस 800 बटे 2 ये हमारा 1500 मिलीमीटर आ गया। तो ये हमारी गहराई हो गई कंक्रीट ब्लॉक की। इस तरह से हमने कंक्रीट ब्लॉक का डिजाइन पूरा कर लिया। इसके टोटल डायमेंशन है 3800 बाई 1500 मिलीमीटर। यही हमारा आंसर है। इस तरह से हमारा डिजाइन वर्क जो है पहले क्वेश्चन का कंप्लीट हो गया। दोनों चीजें हमने डिजाइन कर ली। क्वेश्चन 1 में हमने जो बेस प्लेट डिजाइन की थी वो वर्गाकार डिजाइन की थी। इसी तरह से कंक्रीट ब्लॉक जो डिजाइन किया है वो भी वर्गाकार डिजाइन किया है। अब हम एक एग्जाम्पल ऐसा लेते हैं जिसमें हम बेस प्लेट को रेक्टेंगुलर डिजाइन करते हैं। तो क्वेश्चन 2, डिजाइन ऑफ स्लैब बेस हैविंग 100 किलो न्यूटन एक्सियल लोड, कॉलम इज मेड ऑफ ISHP 400 77.2 kg per meter and 2 cover plate of size 300 by 16 mm. Bearing capacity of soil and concrete is given 220
किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एंड 4000 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर रेस्पेक्टिवली। तो इन द सेम वे प्रोसीजर सॉल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला स्टेप होता है डिजाइन ऑफ बेस प्लेट। तो डिजाइन ऑफ बेस प्लेट में एरिया ऑफ बेस प्लेट पहले निकालते हैं, जिसमें लोड जो दिया रहता है कॉलम के ऊपर, उसमें कंक्रीट की बियरिंग कैपेसिटी की, कंक्रीट की लोड बियरिंग कैपेसिटी की भाग लगा देते हैं। इससे भाग लगाने पर, चूंकि ये किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में दिया हुआ है, इसलिए इसको भी हमने किलो न्यूटन में ही रखा है। तो ये एरिया हमारा मीटर स्क्वायर में आ गया 0.25 मीटर स्क्वायर। जब हम इसको मिलीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करते हैं तो ये वैल्यू आ गई। इस तरह से ये बेस प्लेट का एरिया हमारा यहाँ प्राप्त हो गया। जब बेस प्लेट का एरिया ज्ञात हो गया, अब हम ये देखते हैं कि कॉलम जो इसके ऊपर रखा हुआ है उसकी दोनों साइड की जो भुजाएं हैं, यानी लंबाई और चौड़ाई कितनी है, उसको जरा कंपेयर करते हैं। यहाँ पर कॉलम की जो डेप्थ है वो 400 मिलीमीटर है, जैसा कि क्वेश्चन में है। कॉलम की डेप्थ 400 मिलीमीटर हो गई। इसके ऊपर 2 कवर प्लेट हैं, तो 32 मिलीमीटर ये और ऐड हो गया, तो ये टोटल हो गया 432 मिलीमीटर। तो एक साइड इसकी 432 मिलीमीटर की हो गई और दूसरी साइड में इसकी जो चौड़ाई है वो कॉलम की, वो कवर प्लेट की जो चौड़ाई है वो 300 मिलीमीटर क्वेश्चन में दी हुई है। तो ये एक साइड में केवल 300 मिलीमीटर है। तो इस तरह से कॉलम का जो आकार हुआ वो 432 बाई 300 मिलीमीटर का हुआ। हम यहाँ ये कम देखते हैं कि 432 मिलीमीटर और 300 मिलीमीटर में ये दोनों भुजाएं लगभग बराबर नहीं हैं, इनमें काफ़ी अंतर है। इसलिए हम जो बेस प्लेट है उसको वर्गाकार डिजाइन न करके हम आयताकार डिजाइन करेंगे, यानी स्क्वायर ना होकर के रेक्टेंगुलर रखेंगे। तो ये रेक्टेंगुलर प्लेट हम जब डिजाइन करेंगे तो इसके लिए हम ये देखते हैं कि एक इसके दोनों साइड के जो प्रोजेक्शन है, एज्यूमिंग द इक्वल प्रोजेक्शन ऑन बोथ साइड, एज्यूमिंग इक्वल प्रोजेक्शन। तो इस तरह जो प्रोजेक्शन होते हैं दोनों तरफ ए और बी, एक बड़ा प्रोजेक्शन एक छोटा प्रोजेक्शन, यहाँ पर चूंकि इक्वल हमने कर लिया तो ए बराबर बी हो गया। तो इस तरह से जब इक्वल प्रोजेक्शन हो गए तो डायमेंशन ऑफ द बेस प्लेट क्या हो गए, कॉलम की लंबाई में एक प्रोजेक्शन इस साइड से एक प्रोजेक्शन इस साइड से, इस तरह से 2a हो गया। जैसे यहीं पर देख लें, अगर कॉलम हमारा ये साइज हुआ, ये 432 की भुजा आई और ये 300 की आई, तो इसमें एक प्रोजेक्शन इधर एक प्रोजेक्शन इधर जोड़ दिया a और a, तो ये 432 प्लस 2a हो गया, ये टोटल साइज। इसी तरीके से इसमें जोड़ दो, a इधर जोड़ दो और a इधर जोड़ दो, तो ये हमारा ये साइड हो गया। इस तरह से कंक्रीट ब्लॉक का साइज ये हो गया, बेस प्लेट का साइज ये नहीं, ये तो कॉलम साइज है और कॉलम साइज ये है, तो ये बेस प्लेट का साइज ये हो गया इस तरह से। तो यहाँ पर इसकी जो लेंथ है 432 प्लस 2a और विड्थ जो है 300 प्लस 2a, ये ली जाएगी। अब बेस प्लेट की लंबाई और चौड़ाई a के पदों में ये आ गई, इन दोनों का गुणा कर देंगे लंबाई चौड़ाई का, तो इसका एरिया ज्ञात हो जाता है। तो जब इसका ये एरिया ज्ञात हो जाता है, इधर हमने ऊपर एरिया बेस प्लेट का ऑलरेडी निकाल रखा है मिलीमीटर स्क्वायर में, तो ये इन दोनों भुजाओं को मल्टीप्लाई किया और ये ज्ञात एरिया से के बराबर रख दिया। जब हमने इसको रखा तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्राप्त हो गई, द्विघात समीकरण। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से a अननोन है, तो वही a का मान जो है ज्ञात हो जाएगा, जिसका मान आया 69.2 मिलीमीटर। इसको हमने 70 मिलीमीटर मान लिया। अब हमने 70 मिलीमीटर रखते हुए इन लंबाई और चौड़ाई दोनों के मान कैलकुलेट कर लिए। तो 432 प्लस 2 गुणे 70, ये 572 मिलीमीटर आ गया, और इसकी जो चौड़ाई है वो 300 प्लस 2 गुणे 70, ये 440 मिलीमीटर आ गई। इस तरह से बेस प्लेट की लंबाई और चौड़ाई ये हमको ज्ञात हो गए, 572 और 440 मिलीमीटर। तो यही हमारा साइज हो गया बेस प्लेट का। अब इसकी मोटाई ज्ञात करनी शेष है। मोटाई ज्ञात करने के लिए हम वही एक्चुअल प्रेशर इंटेंसिटी जैसा कि पिछले क्वेश्चन में निकाले थे, स्मॉल w बराबर टोटल लोड बटे टोटल ये एक्चुअल एरिया ऑफ द बेस प्लेट। तो एक्चुअल एरिया है 572 गुणे 440 और ये है जो लोड हमारा ऑलरेडी दे रखा है क्वेश्चन में। तो टोटल लोड बटे एक्चुअल एरिया, और ये 3.97 न्यूटन पर mm स्क्वायर आ गया। तो ये स्मॉल w का मान है। इसके बाद थिकनेस ऑफ
बेस प्लेट, वही आइस कोट के दिए हुए फार्मूले के आधार पर T बराबर स्मॉल w का मान ये हमने निकाला हुआ है 3.97, तो ये 3.97 रख देंगे। स्मॉल a और स्मॉल b यहाँ हमने बराबर मान लिए हैं, क्योंकि दोनों प्रोजेक्शन बराबर माने हैं और प्रत्येक प्रोजेक्शन का मान अभी ऊपर कैलकुलेट होके 70 निकल के आया था, 70 मिलीमीटर। तो a का मान भी 70 मिलीमीटर रख देंगे और b का मान भी 70 मिलीमीटर रख देंगे। इस तरह से इसमें सारे पद ज्ञात हो जाते हैं और सारे पद ज्ञात हो जाने से जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू हमको प्राप्त होगी 15.38 मिलीमीटर। इसको हमने 16 मिलीमीटर मान लिया। 16 मिलीमीटर मान लेने के बाद अब ये हमारी मोटाई ज्ञात हो गई बेस प्लेट की। इस तरह से बेस प्लेट का जो ओवरऑल साइज है वो 572 मिलीमीटर बाई 440 मिलीमीटर बाई 16 मिलीमीटर। तो ये लंबाई, चौड़ाई और ये मोटाई तीनों चीज़ें ज्ञात हो गई। इस तरह से बेस प्लेट का डिजाइन हमारा कंप्लीट हो गया। बेस प्लेट का डिजाइन कंप्लीट हो जाने के बाद हम डिजाइन ऑफ कंक्रीट स्लैब यानी बेस स्लैब जो है उसको डिजाइन करते हैं, यानी कंक्रीट ब्लॉक का डिजाइन करते हैं। कंक्रीट ब्लॉक के डिजाइन के लिए लोड ऑन कॉलम, कॉलम पर लोड क्वेश्चन में दिया है, डायरेक्ट नोट कर लेंगे। इसके बाद वेट ऑफ कंक्रीट स्लैब, कंक्रीट स्लैब का वेट वही 10% जैसा कि पिछले क्वेश्चन में लिया था, तो इसका 10% ये उसका सेल्फ वेट ले लिया, तो इतना आ गया। इस तरह से सॉइल पर, मृदा पर टोटल लोड जो है, टोटल वेट ऑन सॉइल जो है हमारा, इन दोनों को जोड़ देने से ये 1100 किलो न्यूटन ज्ञात हो गया। जब ये टोटल लोड यहाँ हमने ज्ञात कर लिया, अब इसके बाद एरिया ऑफ कंक्रीट स्लैब, जो कंक्रीट स्लैब है वो चूंकि मिट्टी के ऊपर टिकी हुई है, मिट्टी की अपनी एक बियरिंग कैपेसिटी है, वास्तविक दाब बियरिंग कैपेसिटी से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो सेफ्टी पर्पज से हम पहले से ही इसका बेस एरिया ज्ञात कर लेते हैं। रिक्वायर्ड बेस एरिया कितना होगा बियरिंग कैपेसिटी के आधार पर, तो वो रिक्वायर्ड एरिया जो होगा वो टोटल लोड बटे बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल के बराबर होता है। टोटल लोड बटे बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल दी हुई है, टोटल लोड भी दिया है, इसको सॉल्व किया हमने, ये आ गया 5 मिलीमीटर स्क्वायर। इसको मीटर स्क्वायर में आया, तो ये मिलीमीटर स्क्वायर में यहाँ कन्वर्ट कर लिया हमने। इसके बाद सिमिलरली कीपिंग इक्वल प्रोजेक्शन फ्रॉम बेस प्लेट, बेस प्लेट के दोनों तरफ बराबर प्रोजेक्शन रखते हुए हमने ये मान लिया कि दोनों तरफ के प्रोजेक्शन बराबर हैं। जब दोनों तरफ के प्रोजेक्शन बराबर हैं तो मान लीजिए कंक्रीट स्लैब का प्रोजेक्शन x है, तो इसमें कंक्रीट ब्लॉक की लंबाई कितनी हो गई, बेस प्लेट की लंबाई में 2x जोड़ दो, एक x इस साइड से एक x उधर से जुड़ जाएगा, तो ये टोटल लंबाई कंक्रीट ब्लॉक की ये हो गई। टोटल चौड़ाई कंक्रीट ब्लॉक की ये हो जाएगी 440 प्लस 2x, क्योंकि एक x इधर जुड़ेगा एक x उधर जुड़ेगा। इस तरह से ये लंबाई चौड़ाई इसकी x के पदों में आ गई। हम इन लंबाई और चौड़ाई का आपस में गुणा करेंगे तो कंक्रीट ब्लॉक का एरिया ज्ञात हो जाएगा। कंक्रीट ब्लॉक का जो एरिया है वो हम यहाँ ज्ञात किए गए एरिया के बराबर रख देंगे, जितना रिक्वायर्ड एरिया है। तो ये रिक्वायर्ड एरिया हो गया, ये x के पदों में एरिया हो गया। जब इन दोनों को बराबर किया तो यहाँ पर भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी, यानी द्विघात समीकरण बनी। इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके हम x का मान ज्ञात करेंगे। x का मान ज्ञात करने से हमको ज्ञात हुआ 865.5 मिलीमीटर। इसको हमने 870 मिलीमीटर मान लिया है अप्रोक्सीमेट राउंड फिगर करने के लिए। जब 870 मान लिया तो हमने कंक्रीट ब्लॉक की जो लंबाई है वो हमारी प्राप्त हो गई 572, यही जो भी था यहाँ पर 572 प्लस 2x, तो 2x की जगह पर 870 लिख लेंगे, तो ये टोटल लंबाई 2312 मिलीमीटर हो गई। इसी तरह से चौड़ाई 440 प्लस 2 गुणे 870, ये 2180 मिलीमीटर हो गई। इस तरह से कंक्रीट ब्लॉक की लंबाई और चौड़ाई यहाँ पर ये ज्ञात हो गई। अब कंक्रीट ब्लॉक की जब लंबाई चौड़ाई हमको यहाँ ज्ञात हो गई है तो कंक्रीट ब्लॉक की मोटाई कितनी होगी उसको और देख लें। तो कंक्रीट ब्लॉक की मोटाई के लिए डिस्ट्रीब्यूशन एंगल, लोड डिस्ट्रीब्यूशन एंगल वही 45 डिग्री इसमें भी लिया जाएगा जैसा कि वहाँ लिया था। तो डेप्थ ऑफ कंक्रीट स्लैब ये हमेशा लंबे बड़े प्रोजेक्शन के बराबर होती है। आयताकार के केस में प्रोजेक्शन अगर अलग अलग हैं, बराबर नहीं है, यहाँ तो हमने बराबर मान लिया है इस प्रश्न में, लेकिन अगर बराबर नहीं है तो
बड़े प्रोजेक्शन के बराबर कैलकुलेट किया जाता है कि बराबर गहराई रखी जाती है। ये बात ध्यान रखनी है आपको। तो यहाँ पर चूंकि दोनों प्रोजेक्शन बराबर हैं, इसलिए प्रोजेक्शन यानी 870 मिलीमीटर का है, तो वही हमारी स्लैब की गहराई हुई। अब इसको हम अपने पुराने फार्मूले से भी याद कर सकते हैं कि गहराई बराबर लंबाई कैपिटल एल माइनस स्मॉल एल बटे 2, यानी इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कैपिटल एल माइनस स्मॉल एल बटे 2। तो कैपिटल एल हमारा वही हो गया कंक्रीट ब्लॉक की लंबाई, ये 2312, ये 2312 आ गया कंक्रीट ब्लॉक की लंबाई, और ये इसकी चौड़ाई, तो कंक्रीट ब्लॉक की लंबाई ये है, और ये बेस प्लेट की लंबाई 572 है। तो इसमें से ये घटा के आप 2 से भाग लगाएंगे, ये भी 870 आ गया। तो इस तरह से ये गहराई ज्ञात कर लेते हैं। यानी कंक्रीट ब्लॉक का ओवरऑल साइज हमारा 2312 मिलीमीटर बाई 2180 मिलीमीटर, और ये 870 मिलीमीटर। इस तरह से कंक्रीट ब्लॉक का डिजाइन कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू।